हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है बच्चों, अपना हेडिंग था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है बच्चों, हम लोग इसमें 3 एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, जिसमें मैं पहले का बच्चों डेरिवेशन भी करवा चुका था। क्या बात किया था कि अगर मेरे पास कोई एक थीन वायर है, ठीक, और ये बच्चों थीन वायर आपका इनफाइनाइट लेंथ का हो अगर, ठीक, और इस वायर पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अगर हो, और इस वायर का हमें पता हो लेमडा। ठीक है, लेमडा क्या था बच्चों, आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब बच्चों होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, क्योंकि बच्चों यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लेमडा। लेमडा इसको चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, अब बच्चों अपन ने डिस्कस किया था कि इस वायर से अगर आप r डिस्टेंस दूर जाओगे, एक पॉइंट P मिलेगा। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके बच्चों। वो था लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक, और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां हम बनाते हैं गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस बच्चों सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इस वायर से अगर r डिस्टेंस इधर हम जा रहे हैं तो r डिस्टेंस हम इधर भी जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ बनाएंगे बच्चों क्या, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो बच्चों इस वायर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से r डिस्टेंस दूर जाके अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता था, तो उसका फॉर्मूला था लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। इस फॉर्मूला से हमें ये पता चल रहा है बच्चों कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बोलो, r होता है। मतलब बच्चों आप r जितना बढ़ते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतना ही कम होती जाएगी। अगर r घटाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब इस वायर से आप अगर यहाँ पे P, यहाँ पे अगर आपका एक पॉइंट Q हो जाए, तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा या यहाँ ज़्यादा होगा, तुम बोलोगे। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों इसके बीच में ग्राफ बना लें हम लोग अगर, ठीक है, तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। x एक्सिस पर हमने डिस्टेंस को शो किया और y एक्सिस बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया। और आपको पता है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये ग्राफ आपका शो कर रहा है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये बात हम कब कर रहे हैं, जब मेरे पास एक वायर है, बहुत ही थीन वायर है, और उस पे ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जिसका हमें लेमडा पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है, और उस वायर से हम r डिस्टेंस दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो वो इतना बनेगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है, ये क्या है, पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज देखते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, तो आज अपना दूसरा एप्लीकेशन होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो दूसरा हेडिंग डालोगे आप लोग, एप्लीकेशन नंबर सेकेंड। एप्लीकेशन नंबर सेकेंड बच्चों ये है
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged infinite plane sheet। ठीक है बच्चों, तो इसकी वजह से हमें निकालनी क्या है, बोलो इलेक्ट्रिक। बच्चों हेडिंग समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। मेरे पास बच्चों एक शीट है, देखो ध्यान से, रेक्टेंगुलर शेप का मैंने एक शीट बनाया कुछ ये, ठीक है बच्चों। इस शीट पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मान लो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट करा लो, निगेटिव करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बच्चों शीट बहुत पतला है, थीन शीट कह लो आप, ठीक है, ये थीन शीट है और ये सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर मतलब इधर भी पॉजिटिव है तो पीछे भी वही पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब बच्चों इस थीन शीट की वजह से, इस थीन शीट से हम r डिस्टेंस दूर जाते हैं और मेरे पास एक पॉइंट P मिलता है और हमें उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, उसके सरफेस पे, उस शीट के सरफेस पे हर जगह फैला हुआ है। तो बच्चों सरफेस के लिए हम अगर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं सिग्मा से, ठीक है। सिग्मा क्या होता है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा होता है बच्चों चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, बोलो चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। मतलब इस प्लेट का आपको सिग्मा दिया है ना। यूनिट एरिया पे जैसे मैं बात करूँ, अगर आपसे पूछ दे सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ, तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वही क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। बच्चों इसका यूनिट अगर हम बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी के यूनिट की, तो चार्ज का यूनिट कूलाम होगा और एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बच्चों जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम, तब हमें जिस पॉइंट पे निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर हम बनाते हैं गॉसियन सरफेस। तो इस P पॉइंट पे हम बनाएंगे गॉसियन सरफेस। और बच्चों गॉसियन सरफेस होना चाहिए 3D में और सिमेट्रिकल होना चाहिए, जिस सरफेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस प्लेट के इधर r डिस्टेंस दूर जा रहा हूं तो इसका मतलब हमें पीछे भी r डिस्टेंस दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही पॉइंट P है, क्लियर है। क्योंकि हमें गॉसियन सरफेस बना सिमेट्रिकल, तो इधर जितना डिस्टेंस जाएंगे उधर इतने। अब P पॉइंट पे हमने बनाया, देखो ध्यान से, गॉसियन सरफेस। बच्चों यहाँ पर भी जो गॉसियन सरफेस बनेगा वह भी एक क्या होने वाला है, सिलेंडर। ये बन गया अपने पास एक सिलेंडर, एक कुछ यू, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास बन गया गॉसियन सरफेस, ठीक है। वो भी क्या है बच्चों, सिलेंडर फॉर्म में बन। क्योंकि बच्चों इस प्लेट की ओर से इधर अगर r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो डेफिनेटली पीछे भी बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि सिंगल लेयर है प्यारे बच्चों। इतनी बार क्लियर हो रही है, ओके। देन जरा समझो बच्चों कि देखो ध्यान से बात करूँ आपसे, आपको समझ में आ गया कि सिग्मा दे रखा है आपको, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है आपको पता है, खैर, है ना। मैं आप लिख दिया ब्रैकेट में सिग्मा,
अब देखो ध्यान से बच्चों, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इधर भगेगा और इधर ही बच्चों भगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर भगता है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है किसी न किसी एरिया से पास कर रहा हो, समझ रहे मेरी बात? जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है वो किसी न किसी एरिया से पास कर रहा है, ठीक है? तो मान लो बच्चों कि वह एरिया जो ये जिस एरिया से पास कर रहा है वह एरिया DA हो जाए, और ये जो एरिया है बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसका डायरेक्शन भी होता है, तो इस एरिया का डायरेक्शन भी इधर ही होगा क्योंकि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा होता है सरफेस, ठीक है? ये जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो भी इधर होगा, DA वेक्टर, क्लियर है? वैसे बच्चों यहाँ पर भी अपने पास DA वेक्टर होगा, ये DA और इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये हमेशा सरफेस से दूर भगता है, क्लियर है? समझ रहे मेरी बात? तो अब बच्चों जरा समझो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी स्मॉल एरिया से पास करता है तो बनता है फ्लक्स, समझने में बात, ठीक है? तो देखो ध्यान से बच्चों, मैंने बोल दिया कि यह एक फर्स्ट सरफेस हो गया और यह एक सेकेंड सरफेस हो गया और दोनों सरफेस से फ्लक्स बनेगा। तो मैं बच्चों टोटल फ्लक्स की बात करूं, टोटल फ्लक्स की बात करूं बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसकी वजह से भी कोई ना कोई फ्लक्स बनेगा और इसकी वजह से भी कोई ना कोई फ्लक्स बनेगा। अब जरा समझो बच्चों कि इसकी वजह से फ्लक्स कितना बनेगा, समझो। पहले फ्लक्स होता क्या है बच्चों? फ्लक्स होता है E A cos थीटा, ठीक है? अगर आपका एरिया बहुत छोटा हो जाए तो उसको हम लिखते हैं DA से, और फ्लक्स भी बहुत छोटा बनेगा, अगर एरिया बहुत छोटा तो फ्लक्स भी बहुत छोटा बनेगा, उसको D फाई से, और D फाई इक्वल टू हो जाता है EDA cos थीटा, और हमें फाई निकालने के लिए इस D फाई का इंटीग्रेशन करना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो EDA cos थीटा मिलेगा, है ना? तो वैसे बच्चों मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि इस फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस दोनों से हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा, तो हमने क्या लिख दिया बच्चों, फ्लक्स टोटल, तो हमें मिलेगा बच्चों φ1 प्लस φ2, यही मिलेगा क्योंकि मेरे पास दो सरफेस है बच्चों। सरफेस तो ये भी है लेकिन इसका एरिया वेक्टर कुछ ऊपर होगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 90 है और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मतलब बच्चों हमें इस सरफेस से कोई, ये जो सरफेस सिलेंडर का है, ये वाला कर्वेचर वाला सरफेस जो है उससे हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, वरली हमें फ्लक्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मिलेगा और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मिलेगा, इसलिए φ1 प्लस φ2 कर लिया। बच्चों अगर मुझे φt निकालनी है, टोटल फ्लक्स निकालना है, तो हमें φ1 को लिखना पड़ेगा EDA cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos, ये जो फ्लक्स से पहले सरफेस से है और φ2 जो है बच्चों दूसरे सरफेस से। बच्चों जरा समझो कि यहाँ पे E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो तुम्हारा आंसर होगा 0 डिग्री, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उधर एरिया वेक्टर का एंगल 0। तो मैं लिखता हूँ बच्चों φt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos, क्योंकि दोनों सरफेस में एंगल तो 0 ही है, ठीक है? तो जरा मुझे बताओ बच्चों φt कितना हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा EDA और यहाँ भी बचेगा EDA, देन टोटल फ्लक्स हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ EDA, मिलेगा? ओके बच्चों φt इक्वल टू 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और DA का हो जाएगा, DA इंटीग्रेशन में आ जाएगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट, क्योंकि r डिस्टेंस पे तुम चले जाओ तो यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, है ना? क्योंकि डिस्टेंस से अगर डिस्टेंस वेरिएशन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होता है।
तो मुझे बताओ बच्चों फाई टी इक्वल टू, मैं बात करूँगा 2 ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, होगा, है ना। ये dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, x होता है, उसे dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, a होगा। अच्छा ओके प्यारे बच्चों, देन आगे बात करें हम लोग, पहले देखें कैमरे में रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा समझो कि फ्लक्स होता क्या है। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अच्छा बच्चों यहाँ पे आपको सिग्मा दिया है, सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मैं Q निकालूं तो क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। और यहाँ पे Q पुट कर दूं तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन, ये होगा। हमें बच्चों सिग्मा बराबर पता है, सॉरी फाई बराबर क्या है 2EA, और यहाँ पे फाई इक्वल क्या है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं दोनों को अगर इक्वल करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA, ए से ए मर गया तो ए इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो बच्चों ये होता है प्लेन शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, नोट कर लो प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लो फटाक से। ओके, होपफुली आपको इतना बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, देन आगे बढ़े बच्चों हम लोग, तो इसी अपन रिजल्ट देखेंगे, कुछ रिजल्ट की बात करेंगे। ये समझो बच्चों कि मेरे पास ये प्लेन शीट है, ठीक है। इस पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसलिए इसका आपने को सिग्मा दिया है। सिग्मा आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर मैं सरफेस की बात करूं तो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी
काम में लाते हैं। वैसे अगर मेरे पास 3 वायर अगर लेंथ पे अगर 4 डिस्ट्रीब्यूट है तो वहाँ पे लेमडा यूज किए थे, है ना। ओके, तो बच्चों इससे अगर हम r डिस्टेंस दूर जाके पॉइंट P अगर मेरे को मिलता है तो उस P पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिले। मतलब बच्चों इस केस में, अच्छा ठीक है, अब मान लो बच्चों मेरे पास ये प्लेन शीट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और यहाँ से अगर मैं 2r डिस्टेंस जाऊं और वहाँ पॉइंट P है तो उस P पॉइंट पे कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। समझ में मेरी बात, देखो ध्यान से, चाहे तुम r डिस्टेंस दूर जाओ तब भी इतना फॉर्मूला होगा, 2r डिस्टेंस जाओ तब भी यही मैग्नीट्यूड होगा। मतलब इस केस में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट की, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इन केस ऑफ प्लेन शीट, बच्चों प्लेन शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड does not depend upon distance। ठीक है, देखो ध्यान से, फॉर्मूला में कहीं डिस्टेंस का कोई जिक्र ही नहीं है ना, समझ रहे हो। तो प्लेन शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। जैसे बात को बच्चों कि मेरे पास ये प्लेन शीट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इस पॉजिटिव चार्ज से हम मान लो L डिस्टेंस दूर गए, यहाँ पे पॉइंट Q है, इस Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपका आंसर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर, नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन पे आ जाएंगे बच्चों हम लोग। ओके, चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसमें। जैसे मेरे पास बच्चों 2 प्लेट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, बिल्कुल थीन, बहुत ही पतला। एक प्लेट ये बच्चों जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और उससे कुछ डिस्टेंस दूर एक और प्लेट है जिसपे निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ ये, ठीक है। और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस मान लिया L, ठीक है। जो 3 पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C, ठीक है। आपको 3 पॉइंट दे रखा है, ये प्लेट फर्स्ट है, ये प्लेट सेकेंड है, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस। आपसे बोल रखा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C। तीनों पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्लियर, चलो बच्चों देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं एट पॉइंट A, ठीक है, A पॉइंट की बात करें तो A पॉइंट पे इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और दूसरे प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। हाँ बनेगा, डेफिनेटली बनेगा भाई। ये पॉइंट A इस वाले प्लेट से भी कुछ डिस्टेंस पे है, इस वाले प्लेट से भी कुछ डिस्टेंस पे,
तो जरा हम बात करें बच्चों कि पॉजिटिव प्लेट जिस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होता है, तो E1 होगा, है ना। उस E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तुम्हारे आंसर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होगा। अच्छा, रही बात कि इस निगेटिव प्लेट की वजह से भी इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो टुवर्ड्स प्लेट। क्यों टुवर्ड्स प्लेट, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। और इस E2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आंसर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। वाह सर, एक ही क्यों होगा, क्योंकि प्लेन शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी होगा। भले ये प्लेट पास में हो, ये दूर हो, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अच्छा, डायरेक्शन अलग अलग है, जब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे कितना हो जाएगा, 0। तो अगर मैं E at A निकालता हूँ तो E1 माइनस E2 करेंगे तो E at A कितना हो जाएगा, 0 होगा। और बच्चों सिमिलरली एट पॉइंट हम B की बात करें तो सिमिलरली यहाँ भी E at B कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वही केस होगा। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान देना कि जब मेरे पास दो थिन प्लेट हो और एक पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बाहर नहीं बनता है, ठीक है। अब C की बात करें बच्चों हम लोग, तो एट पॉइंट C हम अगर C की बात करते हैं तो जरा देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मान लो E1, और सेकेंड प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, E2। क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये टुवर्ड्स होगा और ये पॉजिटिव चार्ज अवे होगा। मतलब बच्चों E at C अगर निकालते हो तो आपको E1 प्लस E2 करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, E1 कितना होगा, आंसर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना होगा, आंसर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E at C अगर निकालते हो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसलिए E at C अगर निकालो तो आंसर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो बच्चों हमेशा ध्यान देना कि जब भी मेरे पास दो प्लेट हो, दोनों प्लेट कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट हो, और एक प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट है और दूसरे पे नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में ही बनता है, ना तो उसके पॉजिटिव प्लेट के बाहर बनता है ना तो नेगेटिव प्लेट के बाहर बनता है, बनता दोनों प्लेट के बीच में। और क्या मैग्नीट्यूड होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बच्चों ये चीज जानते हैं ना, अगले चैप्टर में काम करेगा। जब भी हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बच्चों यही होता है, क्लियर, ओके, समझ में आया मेरी बात। जैसे बच्चों एक डायग्राम और बना दूं कि अगर मेरे पास एक प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और एक दूसरा प्लेट है जिसपे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट क्लियर होगा। ना तो बच्चों इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओनली दोनों के बीच में। और क्या होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर एक पॉइंट पे, कितना होगा, आंसर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा तुम्हें पता है क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और एप्सिलॉन नॉट तुम्हें पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। तो एक्चुअली बात आपको समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, तो नोट कर लो। और थर्ड डेरिवेशन की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। इतनी बातें नोट कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल शेल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे।